एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। ये वीडियो लंबी होने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लंबी क्यों होगी, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी इतने इंपॉर्टेंट है कि इस एक ही वीडियो में से आपको शायद 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये, जो कि हम सबसे आखिर में करने वाले, फिर भी मैं पहले बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल टेस्ट? क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट? असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्ट में डिफरेंस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट और आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट और टाइप ऑफ टेस्ट, ये दोनों थोड़े सिमिलर टॉपिक हैं, लेकिन हाँ इनको कवर करेंगे। ये हो गया, ये हमारा एक टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है हमारा अप्रोचेस टू असेसमेंट इन काउंसलिंग। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में एक बार इनका ओवरव्यू लिया था, लेकिन अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी अप्रोचेस हम असेसमेंट में यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ द केस हिस्ट्री, केस टेकिंग हिस्ट्री। कैसे हम जो केस को, कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है उसको कैसे एसेस करना शुरू करते हैं। तो आज आप काउंसलिंग का एक स्टेप भी सीखने वाले हैं कि हमें कैसे, कोई बंदा हमारे पास आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो हम उसको कैसे काउंसिल करते हैं। थर्ड के बाद आता है हमारे पास फोर्थ जो टॉपिक आता है हमारे पास, MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये टॉपिक रहने वाला, ये वीडियो का कंटेंट रहने वाला है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कंप्लीट देखेंगे या आधी देखेंगे, लेकिन हाँ ये बात मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से 100% श्योर आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अप्रोचेस टू असेसमेंट इन काउंसलिंग। कुछ बच्चे शायद यहीं से ही वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट रेगुलर ही देखते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर वीडियो देखिए, वीडियो फर्स्ट से आपको अच्छी तरह कंसिस्टेंसी में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अप्रोचेस की बात कर रहे हैं हम असेसमेंट इन काउंसलिंग, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ असेसमेंट क्या होती है। कि हम एक क्लाइंट के जो हमारे पास आ रहा है काउंसलिंग करवाने के लिए, हम उसको एसेस करें। इट मीन्स वी आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, हम उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल एज क्लाइंट। ठीक है, हम गैदर करेंगे, वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन में से रिजल्ट्स निकाल के देंगे भाई। ठीक है, कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्या उनके सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट आप समझ गए होंगे। सिंपली हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करनी है। अब हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू असेसमेंट इन काउंसलिंग। इसका मतलब अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम लगाते हैं और उन टेक्निक्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अप्रोचेस में सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कैसे कि बंदी 2 पर्सन सामने बैठे हैं। हम कॉलेज में जाते हैं, मतलब किसी भी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा इंटरव्यू के लिए हम क्या करते हैं, अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं उनको बताना शुरू करते हैं ताकि वो हमें जॉब पर रखे। ये होता है इंटरव्यू, है ना, ये आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है, 1-to-1 इंटरव्यू भी होते हैं भाई। 1-to-1 मीन्स एक काउंसलर होगा, एक क्लाइंट होगा, और यहाँ पर काउंसलर क्वेश्चंस पुट करेगा और क्लाइंट को आंसर करने होंगे। इट मीन्स अपने अंदर का व्यू बाहर निकालना होगा। इंटरव्यू सिंपली हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू एक अच्छा मेथड है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का, है ना। इसके भी टाइप्स होंगे अभी यहाँ पर। तो इंटरव्यू इज इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू सभी सेम हो, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इंटरव्यू 1-to-1 होते हैं, कुछ इंटरव्यू ग्रुप में होते हैं। तो ये आपको है जो, ये डिपेंड करता है आपकी केसेस पर या आपकी सिचुएशन पर, आप कैसा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक नई टर्म जो आपको देखने को मिलेगी वो है कॉन्वर्जेशन। भाई कॉन्वर्जेशन क्या होती है? ठीक है, एन इंटरव्यू इज ए कॉन्वर्जेशन विद पर्पस। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कॉन्वर्जेशन है इंटरव्यू, समझ रहे हैं, कॉन्वर्जेशन है इंटरव्यू। तो कॉन्वर्जेशन क्या है, तो फिर इंटरव्यू क्या है? सॉरी, इंटरव्यू और कॉन्वर्जेशन में यू हैव टू नो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्जेशन एंड इंटरव्यू, है ना। अब इंटरव्यू का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको जो अपने अंदर का व्यू है जो बाहर निकालना होगा। मेरी ये खूबियाँ हैं, मेरी ये कमियाँ हैं, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे, मेरी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मुझे अपने फर्म में जॉब दीजिए। ऐसा कुछ हमारा पर्सपेक्टिव होता है वहाँ पर, है ना। हमारा मेन मोटिव है, वहाँ पर गोल है। लेकिन कॉन्वर्जेशन क्या होती है, बिना गोल्स के हम जो किसी से भी बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से बात हो जाती है, अरे मैंने तुमको कहीं देखा है, हाँ मैंने भी आपको कहीं देखा है। तो वो क्या है, बातचीत हो गई, शुरू ख़त्म हो जाती है बातचीत। जैसे कि मैं कल शादी में था, तो मैंने वहाँ पर कुछ बच्चों से बात की। वहाँ पर जैसे ही मैंने बात की, बिना किसी स्पेसिफिक टॉपिक के वो बात कर रहे थे, मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। सडनली मुझे जाना पड़ गया
और मैं वहाँ से निकल गया उनसे बाय करके, है ना। तो वो क्या थी, कॉन्वर्जेशन थी, ना कि इंटरव्यू था। इंटरव्यू में क्या होता है कि हम उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते चले जाते हैं। तो आपको डिफरेंस इनके बीच का समझना होगा, क्या डिफरेंस है। संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है आएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, एक पर्पस होता है। कॉन्वर्जेशन में कोई पर्पस, क्लियर पर्पस नहीं होता कि हो सकता है हम किसी पर्पस के लिए कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, लेकिन एक क्लियर पर्पस नहीं होता कि हाँ मुझे तो नहीं इससे ये निकालवाना है और वो निकाल के दे देगा, ठीक है। रैपर्ड एंड रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट इंटरव्यू में ज़रूरी होती है इन काउंसलिंग। समझ रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पर आपसे रैपो बिल्ड नहीं किया जाएगा, आप वहाँ पर है जो डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये काउंसलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर है जो रैपर्ड एंड रिलेशनशिप हमें पहले बिल्ड करनी होगी, तभी हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। ये आपको दिमाग में रखनी होगी बात, ठीक है। नो नीड फॉर एनी रैपर्ड, कोई ज़रूरत नहीं होता रैपर्ड, हम किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं ना। सो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन सम फॉर्म इज रिक्वायर्ड। इंटरव्यू के दौरान हमें ना, काउंसलिंग के दौरान कुछ रिकॉर्डिंग करना होता है, या तो आप नोट कीजिए नोटबुक के साथ, लेकिन वहाँ पर एरर हो सकती है, इसको डिस्कस करेंगे आगे, या फिर आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू उसको रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आप जो चीज़ें क्लाइंट आपको बता रहा है डायग्नोस करते वक्त, या आप उनके जो इंटरप्रेट करते हुए रिजल्ट्स को, तो आप उन चीज़ों को ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्वर्जेशन में रिकॉर्डिंग कब करते हैं, जब स्टिंग ऑपरेशन होता है ना, मूवीज़ में या सीरियल्स में आपने काफ़ी देखे होंगे। सो वैलिडिटी ऑफ इंटरव्यू इज एसेस्ड, इंटरव्यू की वैलिडिटी को एसेस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। रोल ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यू इज असाइन, पर्टिकुलर रोल है वहाँ पर कि आप एक काउंसलर है, आप क्वेश्चंस पुट करेंगे, ठीक है, और जो क्लाइंट क्या होगा वो आंसर देगा, एक पर्टिकुलर रोल वहाँ पर दिया गया। लेकिन कॉन्वर्जेशन में क्या होता है, 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड आराम से बात करें, कॉन्वर्जेशन करें बिना किसी टॉपिक पे, कभी गाड़ियों की, कभी बाइक की, कभी सीरियल्स की, कभी एक्टर्स, कभी एक्ट्रेस, इस तरह टॉपिक्स पर बात चलती रहती है। कोई पर्टिकुलर वहाँ पर पर्पज़ नहीं होता, कोई रोल नहीं होता कि नहीं तुम्हें तो गाड़ियों की करनी है और तुम्हें एक्टर की करनी है ना, ऐसा कोई भी मोटिव नहीं होता। तो डिफरेंस आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरव्यू, हमने कर लिया, कॉन्वर्जेशन उसका एक पार्ट हमने वो भी समझ लिया। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बिल्कुल शॉर्ट में करके जो समझाने की कोशिश करूँगा और इजी लैंग्वेज में, और नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने जितना आसान मैं कोशिश करता हूँ बताने में, उतना ही आसान में लिखने में भी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी इजी नहीं, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। सो टाइप ऑफ इंटरव्यू में ना 4 तरह के यहाँ पर इंटरव्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और इनटेक इंटरव्यू। सबसे पहले हम करेंगे लास्ट वाला, इनटेक इंटरव्यू, क्योंकि भाई ये इनटेक इंटरव्यू ना इनिशियल मीटिंग्स में ही होता है। आप ये कह सकते हैं कि रैपो बिल्ड करने के लिए भी आप बोल सकते हैं, या फिर सिंपल असेंशियल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, क्लाइंट के कंसर्न्स को समझने के लिए, ठीक है, गोल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। दिस इंटरव्यू इंक्लूड प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, जनरल लाइफ सिचुएशंस, हिस्ट्री, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। समटाइम इसको हम क्या बोल देते हैं, हिस्ट्री इंटरव्यू भी, कि हमें जो कस्टमर की या क्लाइंट की जो हिस्ट्री गेन कर रहे हैं वहाँ पर, उसका डाटा बना रहे हैं। सो 1-to-1 टेक्निक होती है, जहाँ पर है जो हम क्या करते हैं, जितना भी पॉसिबल हमें हो सके उतना इन्फॉर्मेशन सामने वाले से निकालने की कोशिश करते हैं एंड गैदर करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया आपको समझ में इनटेक इंटरव्यू। अब आती है बात स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। भाई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में मान लीजिए एक सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में 100 बच्चे हैं, एक टीचर है जो ये बता रहा है। MBA के स्टूडेंट्स में ऐसा होता है ना कि आपको बॉडी का पोस्चर बताना, कैसे किसी से बात करनी है, इंटरेक्टिव वे में आप किसी से कैसे बात कर सकते हैं, आपकी हाथों की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, फेस एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, ऐसे मतलब बोलने में आपको कितना आपका साउंड, पिच, इस तरह की बातें बताते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 5 क्वेश्चन सेट कर दिए यहाँ पर, कितने 5 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये 5 क्वेश्चन सीक्वेंस में है और 5 क्वेश्चन उन्होंने प्रोजेक्टर पर दिखा दिए, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स को वहाँ पर खड़ा किया कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। सबसे पहले जो होस्ट कर रहा था स्टेज को, उन्होंने जो ये 5 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछे, हाँ जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सिमिलरली उन्होंने 10 के 10 स्टूडेंट से पूछे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंटरव्यू नहीं है। पहली बात तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सीक्वेंसेस सेम होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर एवरी इंडिविजुअल गोइंग टू बी सेम। समझ रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न होता है, पूछे जाने का तरीका होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता।
तो इसलिए उसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप यहाँ से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो सभी के लिए सेम होगा, 10 से पूछो या 20 से पूछो, क्वेश्चन सेम रहेंगे, सीक्वेंस सेम रहेगी, पैटर्न सेम रहेगा, बस जवाब देने वाले पर डिपेंड है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किसे कहेंगे? जिसमें स्ट्रक्चर ना हो, है ना, मीन्स जिसमें सीक्वेंस ना हो। जैसे कि मैंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्लिनिक में किस पर्पज़ से आए हैं? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ, तो बताइए। समझ रहे हैं? तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना डिप्रेशन फील हो रहा है। कितने दिनों से फील हो रहा है? 1 बाय 1, मतलब उसके आंसर से ही हम क्या निकाल रहे हैं? क्वेश्चन निकाल रहे हैं। द आंसर लीड्स टू अनदर क्वेश्चन। सो फिर वो क्वेश्चन, फिर वो आंसर, फिर आंसर से फिर क्वेश्चन, ऐसे मतलब हमें जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि हमें ना ये कहीं पर भी हमारी कॉन्वर्जेशन को लेके जा सकते हैं। ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि फ्रीडम होती है इंटरव्यूअर के पास, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, फ्रीडम होती है इंटरव्यूअर के पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कि वो किसी भी डायरेक्शन में या कोई भी नया क्वेश्चन ऐड कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने यूट्यूब पर रील्स में देखा होगा कि यूपीएससीज के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कहते हैं कि आप अपना नाम बताए बिना या अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट किए बिना है जो इस तरह के इंटरव्यू आपने देखे होंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वो इंटरव्यू देता है तो कहता है कि मुझे इतनी इतनी बुक्स है जो मैंने पढ़ी हैं। ठीक है, फिर वो बुक से पूछ लेते हैं ये वाली बुक में क्या था, उनके लेखक कौन थे। समझ, अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स यहाँ पर इंटरव्यूअर के पास फुल फ्रीडम होती है कि वो कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकता है उसके आंसर के अकॉर्डिंग। लेकिन स्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं होता। अगर इंटरव्यूअर चाहे तो भी वहाँ पर क्वेश्चन नहीं ऐड कर सकते। मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन पूछ ली जाए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मास्टर्स करके अब जो डिप्लोमा वगैरह कर रहा हूँ और मैं अभी रिसेंटली उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और ये आपने बता दिया, दैट्स इट। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा? ये तो था स्ट्रक्चर्ड वाला आंसर। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा? फिर आप यहाँ पर जॉब क्यों करना चाहते हैं? समझ रहे हैं? उसके क्वेश्चन के आंसर में से ही क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो ये था अनस्ट्रक्चर्ड। और आता है एक सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये आप पढ़िएगा, काफ़ी ईजी है। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा राइट करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपको सुनने का काम है तो आप सुनिए। सेमी स्ट्रक्चर्ड, अब आप काउंसलर बनने जा रहे हैं, काउंसलिंग पढ़ रहे हैं, तो आपकी जैसे कि मैंने बताया पहली ही इनिशियल काउंसलिंग स्किल है जो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ऐसा सुपरफिशियल नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हैं और ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, आपको एक्टिव लिसनिंग, पूरा अटेंशन पे करना हो। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है तो आप वीडियो देखिए, अदरवाइज स्किप कीजिए और आराम कीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहता है कि इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। कि स्ट्रक्चर्ड तो होगा लेकिन इंटरव्यूअर के पास है जो क्या होगा, फ्रीडम भी होगी कि चाहे तो वो कुछ क्वेश्चन वहाँ पर ऐड कर सकता है सिंपली। ठीक है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, होपफुली आपको इंटरव्यू यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो आती हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, फीचर्स इंटरव्यू के आपको जानने होंगे किसी भी इंटरव्यू को कंडक्ट करते हुए या कंडक्ट करने से पहले भी। अब वो कौन कौन से फीचर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिकेशन। अब ये थर्ड टर्म है हमारे पास, इंटरव्यू, कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन। समझ में आ रही है? इंटरव्यू कम्युनिकेशन से अलग है, समझ रहे हैं? अब देखिए कम्युनिकेशन में भी हम क्या करते हैं, इंटरव्यू में भी, दोनों में क्या काम है हमारा? इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, सिंपली एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये अलग है, इनके पर्पस अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। कैसे? अब अगर आप थोड़ा सा खुद सोचें तो क्या कहेंगे हम कि देखिए इंटरव्यू में हम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन तो होता ही है कि हम दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंडर आप इंटरव्यू लेके आ सकते हैं। समझ रहे? ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको कोई ओपिनियन है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सो कम्युनिकेशन ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसमें हर तरह की इंटरेक्शन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, सिंबॉलिक, हर तरह की इंटरेक्शन है जो कम्युनिकेशन में आ सकती है। कम्युनिकेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कहीं पर भी जहाँ पर आपको एक ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, शायद ना भी दिखे, आप नेचर से, मतलब होता है ना कि कुछ लोग पत्तों से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वहाँ पर आपको फीडबैक ना मिले, लेकिन होता है ऐसा।
तो ये कहीं पर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल सेटिंग, कहीं पर भी, ठीक है। किसी पर्पस वहाँ पर हो भी सकता है, ना भी हो सकता है आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो कि हाँ जी आज यहाँ जाना है मुझे, तो आप मुझे रास्ता बताइए, या फिर ये वाला रास्ता कहाँ जाता है। यहाँ तक कि हाँ आज शहर में, यहाँ पर शहर में तो नहीं बताते, गाँव में बताते कि यहाँ पर इनकी शादी है तो आप मुझे बता दीजिए रास्ता। तो वो भी एक कम्युनिकेशन है, समझ रहे हैं। वहाँ पर पर्पस हो भी सकता है, ना भी हो। कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, कहीं पर भी ख़त्म। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर रास्ता है, कोई हम चले जाते हैं, ख़त्म, है ना। सो इंटरव्यू में क्या होता है मैंने बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आप ये खुद पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर एटमॉस्फेयर। प्रॉपर एटमॉस्फेयर कैसे? अब मान लीजिए आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं, इंटरव्यूअर के पास, मान लीजिए आप फर्म में नहीं, काउंसलिंग वाले में लेंगे। काउंसलिंग में आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है करियर से रिलेटेड, आप लगा लीजिए, तो आप ये कंसीडर कीजिए उनका कुर्सी है ना, जो कुर्सी चेयर होती है, उनकी एक टांग नहीं है, मतलब कुर्सी टूटी हुई है सिंपली, अगर मैं कहना चाहूँ, ठीक है। या फिर अब जिस क्लिनिक में आप बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं करियर काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, तो आप बताइए कैसा फील करेंगे? क्या आप कम्युनिकेट कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, है ना। शायद जाके आप बैठें तभी आप गिर जाएं, तो आप बताइए कि क्या कहेंगे? ओह सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही प्रॉपर एटमॉस्फेयर इज़ द असेंशियल, वेरी वेरी असेंशियल, कि आपके पास है ना कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ये अनुकूल होता है। अनुकूल मीन्स हम जिस काम के लिए एनवायरनमेंट, जिस काम के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमें काउंसलिंग करनी है तो क्या होना चाहिए? रूम में नॉइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, शोर ना हो, ताकि बच्चा अपने टेस्ट पर, बातचीत पर फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आंखें ज़्यादा इरिटेशन नहीं होनी चाहिए बच्चे को कि यार ये लाइट क्यों जल रही है ना, ऐसा कुछ। या कलर पंचिंग नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल से कलर होने चाहिए कमरे में जो भी है वो रूम में। तो वहाँ पर आप हो सकता है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ना लटका दे दीवारों पर कि जो देखने में ख़तरनाक हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं किसी बच्चे की और आपने अपने रूम में बंदूकें टांग रखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्लीजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, खुला, हवादार, शांत, इस तरह जिसमें स्मेल ना हो। ऐसा नहीं हो कि आपने सॉक्स निकाल के रख रखी है और वहाँ पे स्मेल हो रखी है पूरे कमरे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सा एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चे को जब वो बात करने के लिए आ रहा है तो उसको कोई भी हेजिटेशन किसी भी तरह की, अपने अंदर के इंटरव्यू को हम ये कह सकते हैं, अपने अंदर के व्यक्तित्व को, फीलिंग को, इमोशंस को, थॉट्स को, सभी को आसानी से बाहर निकाल दे। एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें बिल्ड करना होता है। तो एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़रूरी है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अभी सारी चीज़ें बता दूंगा तो शायद आप क्लिनिक खोलने लग जाए, ना। सो एटीट्यूड बात करते हैं। थर्ड वन इज़ द एटीट्यूड ऑफ द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। देखिए, अब इंटरव्यू है, काउंसलिंग कर रहे हैं हम दोनों का, ठीक है, 2 पर्सन है, तो उन दोनों के एटीट्यूड मैटर करते हैं सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए। आप मानते हैं इस बात को? मान लीजिए अगर मैं ही आपको ये कहूँ, मैं नहीं कहता, चलो इंटरव्यू होता है, 2 पर्सन हो गए, क्लाइंट और काउंसलर। काउंसलर क्या पूछता है कि अच्छा तुम्हें इस चीज़ से डर लगता है। भाई तो तुम्हें डर क्यों लगता है भाई? ये कोई बात हुई तुम्हें डर लगता है? ये कोई चीज़ डरने की है? ऐसे नहीं करना भाई। आपका जो काउंसलर का एटीट्यूड है, जो क्या होना चाहिए, बिल्कुल पोलाइट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। कैसे? आप कह सकते हैं कि अच्छा आपको डर लगता है, कोई खास वजह हो सकती है डर की, क्या आप मुझसे वो बता सकते हैं? इस तरह से समझ रहे हैं आप बात को मेरी को। अगर इंटरव्यूई का भी रोल पूरा अहम रोल है कि एक सक्सेसफुल हमारा ये जो इंटरव्यू हो रहा है, ये सभी है जो सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए। पॉजिटिव प्रोएक्टिव एटीट्यूड होगा तो वो मान लीजिए सामने वाले जो पर्सन है वो चाहता ही नहीं आपको कुछ बताना, फिर आप बताओ क्या करेंगे? पूछे जाओ, आप कुछ भी पूछते रहो, उसका मन ही नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रेफ़र किया गया है, तो वहाँ पर आपको पहले रेपो बिल्ड करना होगा। तो उसका पर्सनल सब्जेक्टिव एटीट्यूड भी मायने रखता है। इंटरव्यूअर इंटरव्यूई दोनों का एटीट्यूड मायने रखता है एक सक्सेसफुल इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरव्यूअर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इंटरव्यूअर इफेक्टिव रिस्पॉन्स मीन, जैसा कि अभी मैंने बताया, इसको आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं कि हमारा सपोर्टिव होना चाहिए नेचर, ठीक है। जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं एज ए काउंसलर, वो इन्फॉर्मेटिव, सपोर्टिव, प्रोवाइडिंग द इंटरव्यू विद द इंफॉर्मेशन दे नीड, while they also creating a comfortable and encouraging environment for them to express themselves। समझ रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा तुम्हें तो डर लगता है भाई, ऐसी क्या बात होगी,
चींटी से डरने की थोड़ी बात होती है कोई, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी हमें जज करना है कि वो चींटी से डरता है या नहीं डरता। हमें उसको एनकरेज करना होगा ताकि वो और अपनी बातें हैं जो बाहर निकाले और हमें बताए और हम उसे इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आप जितना डरते हैं उतनी डरने वाली बात है नहीं, ठीक है, हमें इतना नहीं डरना चाहिए। इस तरह के हम सजेशन दे सकते हैं तो वो हेल्पफुल रहेगा कि हम उसको इन्फॉर्मेशन दे, सपोर्ट करें उसका, ना कि उसको डिस्करेज कर दें कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको है ना एम्बेरस फील होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इंटरव्यू का इफेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग। मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग क्या है? कार्ल रोगर ने क्या कहा भाई, हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं, उनका एक ऐसा ट्राइंगल है, 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। उनको वैसे हम कार्ल रोगर वाली में ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर हम 5 स्टेजेस से गुजरते हैं, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, हर एक ह्यूमन हर एक स्टेज से गुजरता है। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो उन चीज़ों से ऊपर होता है, ठीक है। इनमें से कुछ स्टेज है जैसे कि एम्पैथी है, जो हमारे यहाँ पर आपको समझनी है, मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग। जिस काउंसलर में जितनी ज़्यादा एम्पैथी होगी, एम्पैथी मीन्स आप समझ गए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो, कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे काउंसलर हैं। आप उस क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उस क्लाइंट के साथ जो आपका इंटरव्यू हो रहा है उसको आप अच्छी तरह सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाएंगे, समझ गए। मेजरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एम्पैथी का सबसे रोल है कि आप किस भाव से उसके भाव को समझ रहे हैं, समझ गए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल समझाऊं आपको बिल्कुल पर्सनल लाइफ से देखा, कि आपके पापा हैं, डैडी जो भी आप बोलते हैं, पिता जो भी, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपने फादर के पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि क्या आपको वो कितने एफर्ट्स करके वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर के बारे में कितने कॉन्शियस हैं वो, आपकी जॉब्स को लेकर, या फिर आपकी इन फ्यूचर जो रिलेशनशिप होने वाली है, जो करंटली आपकी रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ हो, उनको लेकर क्या है, कितने वरी वो करते हैं आपके इन सभी लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेकर। अगर आप उनके पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हैं एट प्रेजेंट, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं उनको समझने की कि वो इस तरह के डिसीजन मेरे लिए क्यों ले रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी ए गुड काउंसलर इन फ्यूचर सिंपली। ओके, सो मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग आप एम्पैथी से समझिए, कार्ल रोगर वाली को कार्ल रोगर वाली में ही करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने बताया, जब आप क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, सामने आपके क्लाइंट बैठा है, क्वेश्चन आप पुट कर रहे हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और अगर आप नोट नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्लाइंट के मन में ये ख्याल आ सकता है कि शायद मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं बता रहा हूँ कि ये नोट ही नहीं कर रहा, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आप नोट कर रहे हैं, हाँ जी ऐसी ऐसी बात है, कोई बात, अच्छा ये वाली बात हो, तो वहाँ पर क्लाइंट को लगेगा भाई ये तो देख नोट कर रहा है, सही है, ये इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट बात है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब हम नोट करते हैं पेन पेपर या पेंसिल पेपर जो भी आप यूज़ करते हैं, नोट करते वक्त हमें लिखने में टाइम लगता है, ऑब्वियस है, सभी में अब राइटिंग स्किल्स होती हैं, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो इस केस के दौरान जब आप लिखते हैं तो क्लाइंट के साथ आपका कम्युनिकेशन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि इंटरव्यू में क्या होगा, अनसक्सेसफुल इंटरव्यू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे भाई। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, कि आप है जो क्या करें, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखें उनकी परमिशन के साथ, कि हाँ मैं जो अपनी इन कॉन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि रिजल्ट्स को अच्छी तरह इंटरप्रेट किया जा सके। तो अगर आप वो परमिशन दे देते हैं तो हम आसानी से कर लेंगे। तो इंटरव्यू में रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी ज़रूरी है। और फुल्ली कैरेक्टरिस्टिक्स की फीचर्स इंटरव्यू के आप समझ गए होंगे। और बस ये इतना ही था, इंटरव्यू कवर हो गया, है ना, हो गया। आपको इंटरव्यू आ गया लेना, कैसे लेना है अभी आप आगे फ्यूचर में कंडक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू सिंपली। सो अब आता है हमारे पास केस हिस्ट्री टेकिंग। आपके पास अब जेन्युइनली हकीकत में ही भाई कोई क्लाइंट आ गया, चलिए अब हम करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। 2 एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले होगा हमारे पास आरव, ठीक है, एक होगा रुचि, ठीक है। अब एक है मेल, एक है फीमेल, है ना, आप बॉय गर्ल से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये 2 एग्जाम्पल क्यों लिए, ताकि गर्ल्स अगर वीडियो देख रही हैं तो उस पर्सपेक्टिव से समझे, बॉयज़ देख रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया? नहीं, मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। मैं सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहता हूँ।
हाँ, आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप मेल हैं तो आप फीमेल के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाएँ, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाएँ। सो ये स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, दैट्स वाई मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, केस हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट में सबसे पहला कि आपके पास आरव आ जाता है, रुचि आ जाती है। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डाटा को आइडेंटिफिकेशन डाटा वाली प्रोसेस में डालना है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना होगा मैं बताऊंगा, इनमें से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, खुद ही। ठीक है, सो आप नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपकी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, शायद आप जो अपनी अटेंशन है वो कंसिस्टेंट ना रख पाएँ। सो आपके पास आ जाते हैं भाई क्लाइंट, आपने कहा कि बैठ जाइए भाई। ठीक है, रेपो बिल्ड तो करना होगा, तो आपको नाम पता है इनका, क्योंकि हम पहले परफॉर्मा फिल करते हैं कि हाँ भाई ये आ रहा है, ये रुचि हमें पता है। लेकिन सेशन जैसे ही शुरू होता है हम एक बार कंफर्म करते हैं कि हाँ उनका जो नाम बताने का तरीका क्या है, अपने नाम को सीरियसली कितना लेते हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे अपना नाम बताने में शर्माते हैं, क्या नाम है, रुचि, ऐसा हो सकता है ना। तो ये मान लीजिए लड़के से पूछा क्या नाम है, आरव, इस तरह, मतलब उसकी टोन बता, हम ये ऑब्जर्व करते हैं धीरे धीरे, हर एक चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। तो नेम सिंपली, नेम से हमें पता चल जाएगा भाई हाँ हमने कंफर्म कर लिया ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। नेक्स्ट आता है सेक्स। ठीक है, सेक्स भी हम वहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, जिससे कि हमें उसका जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो भी हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज। अब यहाँ पर एज देखिए, एज क्या है इसकी, मान लीजिए आप कहेंगे 18, इसकी लगा लीजिए आप 11 to 12 कंसीडर कर लीजिए। ओके, तो आप एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भाई ये तो अडल्ट है, अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, एडोलसेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये प्यूबर्टी में एंटर की है लड़की, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो हम उनके डेवलपमेंटल फेज को समझ सकते हैं अल्टीमेटली। अब ये आप ये कहेंगे एडोलसेंट, ये प्यूबर्टी, ये क्या है भाई, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है भाई, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़िए। ठीक है, आप इस टॉपिक को सर्च कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब ये टॉपिक नहीं, अडल्टहुड ये वाला नहीं बोल रहा मैं, ये कह रहा हूँ फिजिकल डेवलपमेंट वाला। ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क, एक ह्यूमन की डेवलपमेंटल टास्क में कौन कौन सी एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से डेवलपमेंटल फेज आते हैं, उन फेजेस की नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तभी तो आप एज के अकॉर्डिंग उनके डेवलपमेंटल फेज को समझ पाएंगे कि हाँ इस डेवलपमेंटल फेज से ये गुजर चुका है, तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर ये फेस कर सकता है। ठीक है, एज का आ गया समझ में। एजुकेशन क्या बताएगा कि उसका स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, एजुकेशन स्कूल्स, यहाँ पर हम दोनों ही इसको इंटर रिलेट कर लेते हैं। एजुकेशन क्या है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका कैसा एक्सटर्नल वर्ल्ड से, या लिटरेट वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, कैसे उसको मतलब कितना पढ़ना आता है या नहीं आता है ना, क्योंकि हम आगे टेस्ट भी देने वाले हैं उनको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है कि हम ये समझ जाएं कि उनकी एजुकेशन कहाँ तक की है, उनकी जो अंदर कैपेबिलिटी कितनी है ना। यहाँ से थोड़ी थोड़ी हमें पता चल जाता है, लेकिन हर बार नहीं लगता पता, ये बस आप कहेंगे कि यहाँ से एस्टिमेट आ जाता है कि हाँ बच्चे को ये टेस्ट तो एटलीस्ट दे सकते हैं, ये तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल इंस्टीट्यूट में उसका सोशल एक्सपीरियंस, उसकी फ्रेंड सर्कल, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता लग जाती है। अगर आपके शहर का ही कोई बच्चा है तो हम वहाँ से स्कूल से भी एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि स्कूल का बच्चा है, तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हो सकता है इसको भी ये प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करनी है ना, ये आप समझ लीजिए इन बातों को। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हमें उनके डाटा आइडेंटिफाई करना है, डाटा गैदर करना, और कुछ भी नहीं करना। भाई कभी आप ये करें कि अच्छा तो इस स्कूल से हैं, सर्वोदया स्कूल से, यहाँ पर तो बिल्कुल बदमाश बच्चे रहते हैं, ठीक है, यहाँ की तो लड़कियाँ बिगड़ी हुई हैं, ठीक है, आप ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, कभी आप ये जजमेंट तो साइकोलॉजिस्ट का काम ही नहीं है, जज नहीं करना है हमें, तो रिजल्ट्स निकालने हैं, डाटा को इंटरप्रेट करना है, अंडरस्टैंड, जजमेंट नहीं करनी है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, कभी आप मेरी बात को किसी दूसरे सिरे पर लेकर चले जाएं। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटेड बाय, पहला फेज हो गया, हमने आइडेंटिफाई किया हमारे क्लाइंट के बारे में, हमें जितनी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो हमने ले ली। प्रॉब्लम, अब देखिए किसने बताई प्रॉब्लम, क्लाइंट ने। क्लाइंट क्या सोचता है उसकी प्रॉब्लम के बारे में, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया, अब वो डिप्रेशन शायद ना हो, लेकिन डिप्रेशन के नाम से डिप्रेशन हो जाता है कई बार। सो क्लाइंट क्या सोचता है उसकी प्रॉब्लम के बारे में, ये काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई। ठीक है, क्लाइंट क्या सोचता है, वो उसकी प्रॉब्लम को कैसे देखता है, वो क्या, उसको क्या उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जो मेरा प्रॉब्लम है इसका रिजोल्व हो जाएगी या प्रॉब्लम या नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेंट्स।
इन्फॉर्मेंट्स मीन्स जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो एक बार हम कहीं बाहर थे, लुधियाना थे, तो हम 3 फ्रेंड गए हुए थे, ठीक है, घूमने के लिए। तो वहाँ पर हमने एक रूम लिया, रात को खाना खाया और सो गए। तो भाई मैं सो रहा था, मेरा एक फ्रेंड सो रहा था और तीसरा, मतलब सो रहे थे तीनों, सॉरी ये बात तो मुझे बताने की नहीं थी, है ना। तो हम सो रहे थे तीनों, उनमें से एक जो है रात को अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था भाई, मतलब अजीब सा, मतलब मैं सो रहा था भाई, मैं बिल्कुल ऐसा सो रहा था कि मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा था। लेकिन एक जो हमारा फ्रेंड था वो थोड़ा सा उसको देखकर, भाई ये क्या हो गया, कहीं वो गोरिल्ला वगैरह वाली फीलिंग तो नहीं आ गई जो हमने मूवी देखी थी, वो एक एक्टर की भी आई थी बॉलीवुड मूवी जिसमें वो लोमड़ी बन जाता है, तो वो वाली फीलिंग तो नहीं आ गई। हालांकि ये किस्सा बहुत पुराना, मैं ग्रेजुएशन में था। ऐसी फीलिंग मैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं था, उसने देखा, वो डर गया उसको देख के, उसने मुझे खींच के एक लात मारी और उसने मुझे कहा कि भाई जाग जा भाई, जाग जा, ठीक है। अब मैं इतना अच्छा सो रहा था कि भाई मैं जागा ही नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, सुबह मुझे बताया और मुझ पर गुस्सा हुआ, भाई तुम जागे नहीं, क्यों नहीं भाई, देखियो रात को ऐसे ऐसे कर रहा था ये। तो हमने कहा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, चलो इसको एक बार कहीं डॉक्टर वगैरह के दिखाते हैं। तो ऐसा इन्फॉर्मेंट मीन्स कि जो उसके साथ है, साथ वाले जो उसके जो यार दोस्त हैं, हम ये कह सकते हैं फैमिली वाले, वो क्या सोचते हैं, या फिर अदर्स में क्या आएगा, जिस फर्म में वो काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, स्कूल्स में बच्चे दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो हमें जो सभी पता होने चाहिए। ड्यूरेशन में कितनी लंबी प्रॉब्लम चल रही है, क्या अभी अभी हुई है या फिर काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम, कोई को 6-7 पहले जो साल पुरानी है जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी सीवियर है, बिल्कुल अभी अभी हुई है तो चांसेस ज़्यादा है कि जल्दी रिकवर हो जाएगा, है ना। ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। सो ऐसा कुछ हुआ था भाई हमारे साथ। सो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे पास 2, अब हम आ गए 3rd पर, पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री काफ़ी ईजी है, आप इजीली असेस कर सकते हैं। बर्थ एंड डेवलपमेंट, स्कूल हिस्ट्री, स्कूल के बारे में आपको लेना। मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, अगर है तो भी वो भी नोट करना है हमें, ऐसा नहीं है कि हमें जज करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। सोशल हिस्ट्री, उसका सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है, सोशल कम्युनिटी में कैसे वो रहता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसा है, इमोशनली बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहता है बच्चा। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, उसको प्रॉब्लम होने से पहले की जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी, वो हमें एसेस करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। उसका एटीट्यूड खुद को लेकर क्या था, मैं वो खुद के बारे में क्या सोच रहा था, ठीक है। लेकिन अब देख, ऐसा होता है ना कई बार, यार मैं ना पहले कितना जवान था, या इस तरह की बातें, और मैं अब कैसा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी को एसेस करना। फैंटेसी लाइफ, फैंटेसी लाइफ मीन्स मतलब बैठकर ख्याली पुलाव बनाना, दिन में सपने देखना। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक थार होगी, फिर एक कार होगी, फिर एक वो आगे आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो क्लाइंट फैंटेसी लाइफ आप समझ गए कि बस सपनों में रहना भाई हरदम, कि मर्सिडीज, जी वैगन, इस तरह की बातें। शायद आपको कार से प्यार ना हो, भाई मुझे है, आई एम ए कार लवर, तो इसीलिए मैं आपको कार्स के एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है आप मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप एक्टर बनना पसंद करते, कल को मैं भी रणबीर कपूर जैसा एक बड़ा एक्टर बन जाऊँगा, हो सकता है ऐसी आप फीलिंग देख रहे हो। या फिर आप कहें कि मैं तो ना सीरियल्स में एक्टिंग करना चाहूँगी, है ना, हो सकता है ऐसा हो। या आप मास्टर शेफ बनना चाहती हो, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। सेक्सुअल ऑक्यूपेशन, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो यहाँ पर आप है जो वहाँ पर मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस होकर उनसे सवालात पूछेंगे। अच्छा रेपो बिल्ड होने के बाद आप है जो वो आंसर करेगा, ऐसे कोई भी आपको आंसर नहीं करेगा। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको पता होगा कि जो स्कूल होता है बच्चे का, वो पहला स्कूल फैमिली होती है, वहाँ पर वो सीखता है। तो अब आजकल के बच्चे देखिए कैसे बिहेव करते हैं, आपने भी नोट किया होगा आपके आसपास के बच्चों को, तो ये देखिए उनका स्कूल का कोई, स्कूल तो है भागीदार उसमें, ऐसा नहीं कहता कि मैं स्कूल की एक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फैमिली की इन्वॉल्वमेंट जब से ज़्यादा है, ठीक है। वो सिर्फ ऐसा देखते हैं कि पैसा दे दिया, बस हमने पैसा दे दिया तो हमारे बच्चों को वो कलेक्टर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री भी ये मैं थोड़ा थोड़ा साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उनकी फैमिली इनकम कितनी है, या फिर किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में सभी आ जाते हैं, उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हर एक चीज़। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा एडोलसेंट्स में ना पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो हो सकता है आपके पास कोई एडोलसेंट आया हुआ हो,
तो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, यू मस्ट टू नो अबाउट द रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। ओके, सो रिलेशनशिप आपको जाननी होगी। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आते हैं, केस हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट आ गया आपको, आई होप आपको आ गया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगभग मुझे लगता है, मुझे चांसेस है, उम्मीद है, ये नहीं आया तो भाई एमएससी से आ जाएगा, एमएससी नहीं आया तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर इस वीडियो से, ठीक है। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड नहीं थर्ड टॉपिक है भाई, ठीक है। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बात करते हैं क्या होता है। अगर इसके नाम से आप समझने की कोशिश करेंगे तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किसी भी एक पर्सन की, इंडिविजुअल के मेंटल फंक्शनिंग को हमें जो एग्जामिन कर रहे हैं सिंपली, या हम कह सकते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन को हम एग्जामिन कर रहे हैं कि अपने बारे में वो बच्चा क्या सोच रहा है। तो मेंटली जो किसी भी एक बंदे का, किसी एक क्लाइंट का मेंटल स्टेटस जानने के लिए क्या करना होगा। अब ये थोड़ी है कि आप कोई अंतर्यामी हैं और आप ऐसे है जो कोई मंत्र या जल उनके ऊपर डालेंगे और वो सारी बात है आपके अंदर, वो पुराना टाइम जो आप मूवीज़ में कभी देखा हो आपने, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। यहाँ पर जो एट प्रेजेंट जो अब हो रहा है वो क्या होता है कि आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे, तब आपको जाकर जो उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जैसे कि हमने अब केस हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट में किए ना, कुछ फेजेस थे, वैसे ही हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले हमें जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर मीन्स, मान लीजिए आपने कहा कि आइए बैठ जाइए, तो उनका बैठने का तरीका, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग, उनकी ग्रूमिंग वगैरह जो भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आगे एग्जाम्पल भी मैंने राइट डाउन किया है, वो आप पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। बिहेवियर मीन्स उसका एग्जामिनर को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, कैसा एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जो ओवरऑल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाता है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। थॉट प्रोसेस कैसी है भाई, वो अपने डिसऑर्डर्स को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कैसे थॉट रखता है, ये थॉट्स में आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। स्पीच में जैसे कि अभी मैं कभी अप एंड कभी डाउन ऐसा चल रहा है ना मेरा, कि आपकी ताकि कम्युनिकेशन में अच्छी तरह बरकरार रख पाऊँ, आपकी अटेंशन को फोकस कर पाऊँ, तो स्पीच मीन्स टोन कैसी है, चूजिंग ऑफ वर्ड कैसा है, ये भी यहाँ पर सभी मैटर करता है, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारे पास परसेप्शन मीन्स कि मान लीजिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि वो अपने आप को परसीव कैसे कर रहा है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस को कैसे परसीव कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए बैकग्राउंड से आपने अभी साउंड सुना हॉर्न का, तो आपको वो सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, या आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही, या फिर कई बार क्या होता है कि इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप आराम से रूम में बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, जो भी हम जो एमएससी कर रहे हैं, तो क्लाइंट कहता है सडनली स्मेल आ रही है ना, तो आप कहेंगे नहीं, तो आपका रूम बिल्कुल वेंटिलेटेड है, उसमें फ्रेशनर लगा हुआ है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं कुछ तो जल रहा है, शायद कुछ जल रहा है, अरे वो तो नहीं जल रहा कुछ। या फिर ये जो आपने मान लीजिए कहीं कोई प्लग में तार लगाई हुई है, ठीक है, तो आप अरे ये स्नेक वगैरह तो नहीं है, सांप वगैरह तो नहीं है, तो देखते, समझ रहे हैं आप कि वो चीज़ों अपने एनवायरनमेंट में रहने वाली ऑब्जेक्ट्स को, एनवायरनमेंट को कैसे परसीव कर रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर में ही आ जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, इतने ही एग्जांपल मैं दे सकता था, अदरवाइज वीडियो में एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल इतने सारे कि वीडियो शायद खत्म ही ना हो कभी, है ना। हायर मेंटल प्रोसेसेस में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस कैसे ऑब्जर्व करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेमोरी कैसी है भाई, अटेंशन कैसा है उसका, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इंसाइट कैसा है, ये सभी हायर मेंटल प्रोसेसेस में आ जाते हैं। अब इनमें से जो दो टर्म आपको कंफ्यूजिंग लगेगी वो अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन में लग सकती है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, शायद आप इनको ना पढ़ें, है ना। अटेंशन क्या होती है कि आपने कभी देखा होगा, मैंने कभी लेक्चर शुरू किया हो और मैंने कहा हो कि पे अटेंशन, समझ, इट मीन्स मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप फोकस कीजिए, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि आपको ना स्टडी में कंसंट्रेशन शो करना होगा, आपको कॉन्सेंट्रेटली पढ़ना होगा, हम ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन अटेंशन से कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पर जो आप फोकस कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं कि आपने लगातार 1 घंटा पढ़ा, आपका फुल कॉन्सेंट्रेट था पढ़ाई पर। तो जहाँ पर फोकस, या हम कहें फोकस थोड़ी देर के लिए वो अटेंशन होगी, जहाँ पर ज़्यादा देर के लिए वो कॉन्सेंट्रेशन होगी। होपफुली आप समझ गए होंगे हायर मेंटल प्रोसेसेस में, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं। साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मान लीजिए हमने वैस लगा दिया,
ठीक है, या फिर हमने लगा दिया TAT, या फिर हमने स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट SBI। ठीक है, अब ये कुछ टेस्ट लगा दिए, जो रो स्कोर है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, स्टैंडर्ड स्कोर को राइट करेंगे और फिर उनका रिजल्ट्स यहाँ पर लिखेंगे भाई। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, ऐसा साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में होता है कि आप जो टेस्ट अप्लाई करेंगे, अब आप ये कहेंगे भाई ये टेस्ट 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 हो रहा है बार बार, ये होता क्या है, ये भी हम समझेंगे। आप थोड़ा और पेशेंस रखिए, हम टेस्ट पर चलने वाले हैं। अभी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ बिल्कुल जल्दी से, है ना। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ये 2 स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको टेस्ट समझना होगा साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड नोट्स सारे का सारा क्या है, समरी राइट करनी है। डायग्नोसिस में आप 3 मैनुअल ले सकते हैं, DSM-4, DSM-5, ICD-10, है ना। इनकी हेल्प से आप जो डायग्नोस कर सकते हैं, फिर प्रोग्नोसिस, और उसके बाद आप काउंसलिंग में डिज़ाइन करेंगे कौन सी मुझे थेरेपी है जो यूज़ करनी है। दैट्स इट, बिल्कुल ईजी है ना। आगे आपको समझ में, आगे आपको MSc अगर डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अभी ये इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया भाई, क्योंकि अभी ये देखिए कितने पेजेस हैं, अभी 25 पेजेस है, अभी हम ना 17 पे आए हैं। ठीक है, 17 पे, समझ रहे हैं, तो काफ़ी हो गई है मेरे हिसाब से वीडियो, अभी 40 मिनट के करीबन हो गई है। सो चलिए हम कोई देरी नहीं करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है, ये आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम्पल इसलिए भाई, ये अगर आपको वहाँ पर MSc में या कन्फ्यूज़न हो रहा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, तो आप यहाँ पर एक बिल्कुल ब्रीफली मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है। जैसे कि यहाँ पे रेपो बिल्ड करना है, जर्नल ऑब्जर्वेशन में हमें उनकी ग्रूमिंग, पोस्चर, अपीयरेंस, इस तरह की। बिहेवियरल एक्टिविटी में एगिएशन, रेस्टलेसनेस, रिगार्डनेस। स्पीच में रेट, रिदम, वॉल्यूम, टोन ऑफ स्पीच, इस तरह की कि वो धीरे बोल रहा है। एक मूवी देखी थी मैंने कार्टून की, वहाँ पर क्या होता था, वो बोल रही थी कि मैं क्या बोलूँ, समझ रहे हैं, इतना स्लो बोल रही थी, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी थी, मज़ा ही आ गया था भाई देख के। सो यहाँ पर प्रेशर स्पीच, जैसे कई बार मैं कहता हूँ पे अटेंशन, समझ रहे हैं, तो ये स्पीच में मूड में कैसा मूड है, सैड है, हैप्पी है या मिक्स्ड है। अफेक्टिव में थॉट प्रोसेस कैसी है, थॉट कंटेंट परसेप्शन कैसी है। तो ये सभी एक एग्जाम्पल है, आप पढ़िएगा, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा और आपके एग्जाम में भी काम आ जाएगा। हो सकता है आपको शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है यहाँ से, लेकिन हो सकता है बड़ा भी देखने को मिल सके। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को समझने से पहले मैं कहूँगा कि आपको टेस्ट बताना होगा। टेस्ट क्या होता है भाई, बताइए अब आप, टेस्ट क्या होता है। आप लोगों ने क्या देखा होगा, एक पेज होता है, आपको स्कूल्स में या कॉलेजेस में देखा होगा, वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चन के आंसर आपको करने होते हैं एक शीट पर, और उन आंसर शीट को चेक करने के बाद कुछ मार्क्स आते हैं, जैसे कि 100 में से कितना आ जाए, 40 आउट ऑफ 100। तो अब जो 40 आते हैं, 40 कहते हैं यार तुम तो आधे से भी नीचे हो, है ना, बिलो एवरेज हो, ऐसा कहेंगे आपको टीचर्स, कहेंगे ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से इन साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू साइकोलॉजी में क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं ह्यूमन पर उसके बिहेवियर के लिए, इसका मतलब हम उसके बिहेवियर को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये इंटेलिजेंट है या ये कम इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। सो क्या है, ये मेजरमेंट डिवाइस है, मापन की प्रक्रिया और तरीका है जो कि हमारे बिहेवियर को क्वांटिफाई करने में मदद करता है और इन फ्यूचर क्या करता है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है बिहेवियर। जैसे कि यहाँ पर आउट ऑफ 140 मार्क्स लेके आए हैं, तो टीचर क्या कहते हैं, नहीं तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यू विल बी फेल इन नेक्स्ट ईयर या जो भी आपके इन फर्दर एग्जाम्स होने वाले हैं, ऐसा कह दे। इसका मतलब वहाँ पर प्रेडिक्शन हो रही है उन रिजल्ट्स को लेकर कि आप फेल हो सकते हैं, भाई मेहनत करो, समझ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे ही होते हैं कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, या हमने कहा कि ये ना 10 दिनों से क्या है, डिप्रेशन में चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, उसके प्रीवियस बिहेवियर को देखकर ये तो इसको ना डिप्रेशन हो सकता है, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हर साइकोलॉजिकल टेस्ट में होता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर टू मेंटेन टू मेजर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वन और मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रेट बाय मींस ऑफ ए सैंपल ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। सिंपली डेफिनेशन आप करिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, अगर ना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई एक और टॉपिक, शायद डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाए कि कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजिकल टेस्ट के आप हमें बताएं।
अब देखिए साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर जो हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यहाँ पर हमने असेसमेंट को समझा था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट फर्स्ट चैप्टर, ये आपको उस पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर वाली पीडीएफ में, और ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में समझा। अभी मैंने आपको टेस्टिंग समझाया, असेसमेंट भी पहले समझाया, तो अब मैं क्या डिफरेंस भी आपको बताऊं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कीजिएगा। अगर डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है, या फिर मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, वो शायद बेटर रहेगा। अभी करवाने में वीडियो लंबा खींचा जा रहा है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में सेम मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिविटी इस वाली पीडीएफ में ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़िएगा कि एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है। इसका एग्जाम्पल से लेकर हम समझते हैं कि कैसे आप कहेंगे। आपने एक टेस्ट बनाया, ठीक है, इस टेस्ट में आपने 10 आइटम रखी, 1 2 to 10, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे आपकी डेली रूटीन से, जो आप हर किसी ने देखा होगा जब भी वो किसी शॉप पर है जो सामान लेने के लिए गए हैं। इसका नाम है वेइंग मशीन, ठीक है, और ये है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये शायद किसी ने ना देखा हो, इसलिए मैंने मशीन का एग्जाम्पल भी लिया है, इंटेलिजेंस टेस्ट। अब भाई इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने बता दिया तो आपको ये कॉमन सेंस है, आपको पता चल गया होगा भाई ये टेस्ट ना इंटेलिजेंसी को मेजर करता है, किसी भी की इंटेलिजेंस IQ कितना है किसी का, है ना। वेइंग मशीन से आपको ये पता है भाई ये तो ना वेट मेजर करेगा, पता है आप सभी को, है ना। तो पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिडिटी है। वैलिडिटी क्या कहती है कि ये टेस्ट इट मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, कि ये जो टेस्ट जो हमने बनाया है क्या ये वही मेजर कर रहा है जो ये मेजर करना चाहता है, जिसके लिए ये बना है। जैसे कि वेइंग मशीन है तो वेइंग मशीन क्या करेगी, वेट को मेजर करेगी। अगर ये वेट को ही मेजर कर रही है तो इसका मतलब ये वैलिड है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर एक इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा है, इट मीन्स आवर टेस्ट इज वैलिड इन नेचर। अगर हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट किसको मेजर करने लग जाए, यहाँ पर इमोशंस को मेजर करने लग जाए, तो क्या होगा, ये नॉट वैलिड होगा। समझ रहे हैं, समझ गए। अब आती है रिलायबिलिटी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलायबिलिटी क्या कहती है कि आपने ये टेस्ट ना अपने ऊपर अप्लाई किया, भाई आपका स्कोर आया 20, ठीक है, बहुत ही कम है मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना होशियार भी क्या करना है ना। सो 20 आपने फिर 10-15 मिनट के बाद एक बार और करते हैं, भाई कभी टेस्ट ही ख़राब हो, मैं इतना डफर ना हूँ, है ना। या फिर आपने किया फिर 20, अरे ये क्या हो गया भाई, मैं तो नालायक होता जा रहा हूँ। आपको ये महसूस हो, यहाँ पर ये महसूस नहीं करना भाई, ये रिलायबिलिटी समझनी है। रिलायबिलिटी मीन्स यू आर गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर द टाइम इन एनी कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन अक्रॉस द कंडीशन। आप ये कह सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसी टेस्ट से, सिंगल टेस्ट से, तो आप कहेंगे कि वो रिलायबल इन नेचर है, कि वहाँ पर आपको रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी शो हो रही है। वेट, मान लीजिए आप क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर शायद आपको समझ ना आया हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ ये आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपने क्या लिए, लड्डू, ठीक है, लड्डू सभी जानते हैं मेरे हिसाब से तो, है ना। लड्डू है जो 1 kg आपने लिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस वेइंग मशीन पर इसको मेज़र किया, फिर आपने घर पर ना किसी आस पड़ोस वाली दुकान पर जाके मेज़र करवाया, तो वहाँ पर आपको पता चला भाई ये तो 900 ग्राम है, 900 ग्राम्स। तो आपने कहा यार उसने तो 100 ग्राम कम दे दी, इसका मतलब उसकी वेइंग मशीन ख़राब है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वेइंग जो हमारा टेस्ट है वो ख़राब है। अगर रिजल्ट्स अलग अलग मिल रहे हैं, अगर यहाँ पर भी आपको अगर 1 kg मिल जाता तो आप क्या कहते, रिलायबल इन नेचर है, आपको रिजल्ट सेम मिल रहे हैं। आप किसी भी मशीन पर जाके आप मेज़र करेंगे तो उसकी मशीन क्या होगी, रिलायबल होगी, जिस पर आपने क्या किया था उसको मेज़र किया था। समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ आ गया हो, सफिशिएंट एग्जाम्पल थे। अब बात आती है स्टैंडर्डाइजेशन। अब ऐसा ना हो कि जब आपने कई बार क्या होता है, जो फेरी वाले आते हैं हमारे यहाँ पर, जो फेरी वाले मीन्स कि आप दिवाली के पास है जो क्या आता है कि आप घर में जो भी जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप बेच दीजिए। ऐसा होता है, लोहे का, प्लास्टिक का, बुक्स एंड जो भी कॉपी वगैरह जो भी रफ रहती है सब लेकर चले जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पर देखोगे ना, उनका जो काटा होता है हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ऐसे यहाँ पर एक ऐसा टोकरी, फिर यहाँ पर एक ऐसा टोकरी, ठीक है, ऐसे होती है, और ये बीच में है ना सुई होती है। जब ये बराबर हो जाए तो इसका मतलब बैलेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जब वो मेज़र करेंगे ना उनके में वेट कम दिखेगा, जब आप मेज़र कर रहे हैं तो वेट अलग दिखेगा। समझ रहे हैं, जब आप घर की किसी आस पड़ोस वाली मशीन पे मेज़र कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ना वेट
प्रॉपर देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो मेज़र करेगा तो वहाँ पर वेट कम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? वहाँ पर क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ट्रिक्स किया होता है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो टेस्ट है यहाँ पर वैलिड कर रहे हैं तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है किसी पर्टिकुलर पे, किसी और पर वैलिड करे तो वहाँ भी ठीक रिजल्ट दे रहा है। स्टैंडर्डाइज किया, उसको एडमिनिस्टर करने में, स्कोर को इंटरप्रेट करने में, रिजल्ट्स आने में सब कुछ सेम रहेगा, सभी के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम अपने चाचा के लड़के पर कर रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई तो उसको इंटेलिजेंट कर दो भाई, इसे चलो आज तुम्हें इंटेलिजेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चरली सेंसिटिव असेसमेंट क्या होता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन ना हो जो उनके कल्चर को, कल्चरल बायसनेस जो शो करे। मान लीजिए कोई बच्चा हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख से है, कोई ईसाई से है, तो उन इंटेलिजेंस क्वेश्चन में टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो बायसनेस शो करें कि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या किसी एक धर्म को जो या किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को। मैं धर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना आप हमारी जो माइंड की क्या बना दी गई है, एक सोच ऐसी बना दी गई है कि हम कल्चर को लेकर डायरेक्ट रिलीजन पे पहुँच जाते हैं कि हम तो ना हिंदू कल्चर से हैं, या हम तो मुस्लिम कल्चर से हैं, या हम तो पंजाबी से हैं, या हम तो सिख से हैं, या हमारा तो ये वाला समुदाय है, वो वाला समुदाय है। समझ रहे हैं? तो कल्चरली सेंसिटिव मीन्स वहाँ पर आपको बायसनेस शो नहीं करनी, आप बस ये समझिए फिलहाल के लिए, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन मीन्स वहाँ पर जो आपका टेस्ट है एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब एथिक्स क्या होंगे ये मैंने पहले करवा दिया है, ठीक है, कि आप उनकी प्राइवेसी को, डिग्निटी को, उनके वेल बीइंग को, सभी को मद्देनज़र रखते हुए आपने टेस्ट को फॉर्म किया है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया आपके चाचा के लड़के के लिए कुछ अलग रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए। अगर रिजल्ट्स हैं तो हैं, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स आने चाहिए वहाँ पर। तो रिजल्ट वहाँ पर जो टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाना हमारा काम है, ठीक है। सो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर एक अच्छा कोई भी टेस्ट होगा तो उनमें ये फीचर होंगे, वो वैलिड होगा, रिलायबल होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा, कल्चरली सेंसिटिव होगा, एथिकल कंसिडरेशन रखेगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे टेस्ट के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट में और टाइप ऑफ टेस्ट में एक कॉमनैलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे क्लासिफिकेशन टेस्ट में क्या है कि आप इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट कौन से टेस्ट होंगे? जो आप 1 to 1 किसी एक पर्सन पर एक टाइम में एक ही बार आप लगा पा रहे हैं या एक ही पर्सन के ऊपर है जो आप कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप टेस्ट जैसे कि आपने पूरी क्लासरूम पर है जो टेस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और वहाँ पर आप है जो रिजल्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। सो इंडिविजुअल टेस्ट आपको समझ में आ गया, ग्रुप टेस्ट आपको समझ में कितना ईजी था? बिल्कुल इतना ही ईजी है जितना मैंने बताया भाई, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। अब भाई एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो एक एक पैटर्न से लिखना होगा, एक वे ऑफ राइटिंग होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट कौन से होंगे? जो हमारी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं, समझे, दैट एसेस द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब इनमें कई सारे टेस्ट आ जाते हैं जैसे कि स्टोरी टेलिंग, इंक ब्लोट टेस्ट, वन ऑफ द सबसे फेमस है 16 PF। आपने फर्स्ट ईयर में भी इसको शायद प्रैक्टिकल भी किया होगा आपने 16 PF का, है ना। तो ये हमारी पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं सिंपली, तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं? जो हमारी अनकॉन्शियस फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस को रिवील करते हैं, जो हम कॉन्शियसली बाहर नहीं निकालना चाहते ही नहीं हैं, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू आते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जैसे RIT, रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, TAT ये भी आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, ड्रॉय पर्सन टेस्ट शायद सेकेंड ईयर में किया हो, ट्री पर्सन टेस्ट, ये भी सभी ये ना प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। इनको हम कभी जो सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, भाई अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कहते हैं कि यहाँ पर मोटिवेशन लेवल चेक किया जाता है। एक पर्टिकुलर फील्ड में लगा लीजिए आप, समझ रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है एक बच्चे का किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कहता है कि उनके अंदर ना कितनी एबिलिटी है कि वो नई चीज़ों को सीख पा रहे हैं, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर लैंग्वेजेस सीखना आसान हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप मान लीजिए 30-32 के करीब हो जाते हैं तो आपको लैंग्वेज इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं। अब लैंग्वेज आप समझ रहे हैं कौन सी? मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। सो एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू लर्न न्यू थिंग, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। अचीवमेंट टेस्ट, मोटिवेशन टू अचीव समथिंग, अचीव योर गोल्स और वट एवर यू वॉन्ट इन योर फ्यूचर, तो वो अचीवमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। ये आप है जो कहाँ पर कर सकते हैं? करियर काउंसलिंग में हम कर सकते हैं।
इंटेलिजेंस टेस्ट जो मेज़र कर सके हमारे इंटेलिजेंट को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और उसके बाद आता है वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट जैसे कि रीडिंग राइटिंग जो भी हम करते हैं ये वर्बल टेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें जो लैंग्वेज को एक रिटन फॉर्म में या ओरली फॉर्म में यूज़ करने हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट जहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने आपको क्या दे दिया, एक पजल होती है ना वो बॉक्स वाली, क्या बोलते हैं उसको, डाइस शायद, तो उसको वो परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाएगा। या आपने कुछ चीज़ों को बिखरी हुई हैं उनको असेंबल करना है, परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। आई होप आपके लिए जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपका जो रिजोल्व कर दिया जाएगा क्या डाउट। ओके, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से आपको काफ़ी नहीं 2-3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।